जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स कहां मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल्स 12 टू 35। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान में कहां मेंशन्ड है? मूल अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मेंशन्ड है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले हमें समझना होगा राइट्स क्या होते हैं, अधिकार आपके क्या होते हैं। तो राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स ऑन द स्टेट। मतलब राइट्स जो होते हैं वो क्लेम्स की तरह होते हैं। जैसे आपका इंश्योरेंस होता है, आप किसी कंपनी पर क्लेम करते हो तो फिर वो क्लेम जो है वो कंपेंसेट किया जाता है आपको। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स आपके क्लेम है किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। अब ये स्टेट कौन है? स्टेट हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, स्टेट हो सकती है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। अर्थात आपके अगर इन फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके आप इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आपको याद रखना है व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। मतलब राइट्स जो हैं वो क्लेम्स हैं सिटीजन्स का। वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, तो हमारे क्लेम्स हैं अगेंस्ट द स्टेट। अब समझ लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बाद में हम एक सीरीज चलाएंगे फंडामेंटल राइट्स की जिसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। एक एक आर्टिकल में क्या प्रोविजन दिए हुए हैं और आपके क्या मूल अधिकार हैं। एज एन अवेयर सिटीजन आपको अवेयर होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं और आपके अधिकार क्या हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स कहां मेंशन्ड है? आर्टिकल 12 टू 35 इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बता दिया कि मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। दूसरी चीज हमें याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस है जिसको हमने इंस्पायर करके बोरो किया हुआ है। बोरो करने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया उठा के यहां पेस्ट कर दिया, नहीं, हमने उसको मॉडिफाई किया है अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। यस, हमने इंस्पिरेशन ली है इस कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने ये बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से इंस्पायर हुए हैं? दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से इंस्पायर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को रिफर किया गया है एज अ बिल ऑफ राइट्स। तो आप याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 12 टू 35 अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से इंस्पायर हैं? दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर उनको रिफर किया जाता है एज अ बिल ऑफ राइट्स। क्लियर? अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर फंडामेंटल। विदाउट दीज राइट्स योर फुल पोटेंशियल, या आप कह सकते हो फुल डेवलपमेंट पोटेंशियल विल बी हिंडर्ड। हिंडर्ड मतलब रुक दिया जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास सारे राइट्स होंगे लेकिन राइट टू लाइफ नहीं होगा, आपके पास राइट्स होंगे लेकिन इन राइट्स का कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा, तो क्या होगा? आपकी पर्सनालिटी जो है वो फुली डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये राइट्स जो हैं बहुत फंडामेंटल हैं। दे आर बेसिक इन नेचर। विदाउट दीज राइट्स योर फुल डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल विल बी स्टॉप्ड। जैसे अगर आपके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं होगी तो क्या आप अपने पर्सनालिटी का फुल ग्रोथ कर पाओगे? अगर आपके पास राइट टू एजुकेशन नहीं होगा, अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होगा, अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपके पास जो भी बोलना है वो बोल नहीं सकते, तो आप मुझे बताओ क्या आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल कहा गया है, क्योंकि दे आर फंडामेंटल। फंडामेंटल फॉर व्हाट? फंडामेंटल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट, इन सारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए जिसको हम बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल है, इसलिए इनको कहा जाता है फंडामेंटल इन नेचर। सो समझ में आ गया व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स क्या है? क्लेम्स हैं। क्लेम्स मतलब क्या? तुम क्लेम करते हो, डियर स्टेट डोंट डेयर टू इंटरफियर विद माय फंडामेंटल राइट्स, अदरवाइज आई विल ड्रैग यू इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर? समझ में आ गया? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा राइट्स क्या होते हैं। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ये बात समझ में आ गई क्या है? फिर मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फुल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जब मैं कहता हूं कि फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सबके लिए जरूरी है। अगर आपके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं होगा, राइट टू मेंटेन लाइवलीहुड नहीं होगा, राइट टू लाइफ नहीं होगी, पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी, राइट टू प्राइवेसी नहीं होगी, तो कभी भी आपके
फुल पोटेंशियल, जो पर्सनालिटी का फुल पोटेंशियल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। फंडामेंटल राइट्स कहां मेंशन्ड है? दे आर मेंशन्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल्स 12 to 35। क्लियर, कहां से इंस्पायर है फंडामेंटल राइट्स? दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर इनको रिफर किया जाता है एज अ बिल ऑफ राइट्स। क्लियर, अब हम समझ लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, प्रेजेंटली कितने सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। बाकी आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक आर्टिकल्स को उठाएंगे और सारे आर्टिकल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर, तो हम समझते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने बता दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज दे आर फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए फंडामेंटल है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फंडामेंल राइट्स कहा जाता है। क्लियर, अगर हमको सिग्निफिकेंस को समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दे आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा जो है वो एक सेट ऑफ राइट था, सेट ऑफ राइट था। कौन किसने इशू किया था? किंग जॉन ने। कहा कि थे किंग जॉन? किंग जॉन ब्रिटेन के थे, जो ब्रिटेन के सिटीजन्स के लिए फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स था, इशू किया गया था 1215 में। So what is Magna Carta? Magna Carta was a set of right which was issued by British King John in 1215 फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स। तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए इशू किए गए हैं, यस देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो। मैग्ना कार्टा जो था, मैग्ना कार्टा वाज अ सेट ऑफ राइट विच वाज इशूड इन 1215 बाय द ब्रिटिश किंग जॉन फॉर द ब्रिटिश सिटीजन, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो इसीलिए उसको ये रिजेंबल करता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, पूछ सकता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि पार्ट 1 डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 डील्स विथ सिटीजनशिप, पार्ट 3 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, एंड आपको पता है इसी पार्ट 3 को हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट? पहला सिग्निफिकेंस क्या है? दीज आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। एंड व्हाट वाज द मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा वाज अ सेट ऑफ राइट व्हिच वाज इशूड बाय ब्रिटिश किंग जॉन इन 1215 फॉर द ब्रिटिश सिटीजन। क्लियर, समझ में आ गया? सेकंड सिग्निफिकेंस समझते हैं। दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। अब ये जस्टिसिएबल क्या होता है? आपको समझ में आ रहा है जस्टिसिएबल का क्या मतलब है? जस्टिसिएबल का मतलब यह है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन दिस कंट्री अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या? अगर आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी हम देखेंगे, अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो उस स्टेट को, उस स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन को इन द सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब क्या? आपको जस्टिस मिलेगी। क्लियर, समझ में आ गया? पहला सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सेकंड, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर एज वेल। थर्ड, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यस, आपके पास फंडामेंटल राइट है। यस, यू हैव फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस, यू हैव फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, यू हैव फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या ये राइट एब्सोल्यूट है? नहीं, आपके राइट्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। मतलब क्या कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आते हैं कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आपके पास है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन क्या आप कुछ भी बोल सकते हो? हाँ, बोल सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किन ग्राउंड पे लगाए जाएंगे? हो सकता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट थ्रेटन हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि जैसे आप कहो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए गिव्स मी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है या अभिव्यक्ति की आजादी है। तो क्या आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल सकते हो? हाँ, बोल सकते हो, लेकिन अगर उस बोलने की वजह से कहीं पर पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन खतरे में आ रही है तो फिर आपके फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर लिया जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप किसी पब्लिक थिएटर में बैठे हुए हो और वहां पे सपोज करो 200 लोग बैठे हुए हैं। उन 200 लोगों में से कुछ प्रेग्नेंट औरतें हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और आपने क्या कहा कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और आप वहां पर साउट करने लग गए थिएटर में कि भागो भागो, यहां पर तो बम रखा हुआ है। अब आपने बोल तो दिया कि यस इट इज योर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन देखो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से वहां भगदड़ मच गई।
उस भगदड़ मचने में हो सकता है किसी की जान चली जाए, प्रेग्नेंट औरत होगी तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, किसी बूढ़े आदमी की जान जा सकती है, किसी बच्चे को चोट लग सकती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब क्या? यस, यू हैव फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, मींस व्हाट, दैट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे अगर आप देखोगे आर्टिकल 25 विच प्रोवाइड्स यू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री, कि आपके पास ये राइट है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन क्या आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के नाम पे कह दो कि अब मैं सड़क पे तो ऐसे चलूंगा, हाथ ओपन करके चलूंगा, लेकिन जब आप हाथ ओपन करके चलोगे तो आपके अगल बगल लोगों को लग रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि आप अपने फंडामेंटल राइट को प्रैक्टिस करने के नाम पर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस। ये सारी चीजें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक एक आर्टिकल को डिस्कस कर रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स की ग्रेट डिटेल चैप्टर में, आर्टिकल 12, 13, 14, 15 सब बताऊंगा आपको, डिफरेंट एग्जांपल्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझो कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। पहला सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा, दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन कैरेक्टर, जस्टिस मिलेगी, अगर वायलेट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाओ अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट जाओ अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड मैंने क्या बताया, दीज फंडामेंटल राइट्स कम विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एज वेल, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड, दे हैव अ रीजनेबल restrictions on different ground, your fundamental rights can be reasonably restricted. Clear? Fourth देखिए, they promote the ideals of political democracy, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो कि फंडामेंटल राइट्स क्या प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कैसा होगा? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है? मतलब देयर विल बी डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल डोमेन। इसका क्या मतलब है कि हर पर्सन के वोट की वैल्यू एक होगी। Everyone above the age of 18 years will have the right to participate in the election process without the discrimination based on religion, race, caste, sex, place of birth। इसका मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। फंडामेंटल राइट बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, इसलिए ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स एम टू प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होगी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ स्टेटस एज फॉर एज पॉलिटिकल डोमेन इज कंसीडर्ड। पॉलिटिकल डोमेन इज कंसीडर्ड मतलब क्या? हमारे यहां एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, यूएएफ, आपने इसका नाम सुना होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल हैव राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, coming from any age, coming from any religion, not age, coming from any religion, race, caste, sex और place of birth। क्लियर समझ में आ गया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि देयर विल बी डेमोक्रेसी इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स। अब इन द डोमेन ऑफ पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो सभी जो 18 साल से ऊपर हैं बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उनके पास क्या होगा? राइट टू वोट करने का अधिकार होगा। आप किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए, आप किसी भी पब्लिक पोस्ट के लिए, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अगर एलिजिबल है तो लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एलिजिबल है तो लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये सब क्या है? दिस इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट एम टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दे एक्ट एज अ लिमिटेशंस ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, वो तानाशाह नहीं हो जाएगी। मतलब फंडामेंटल राइट जो है एक्ट करते हैं एज अ टिरेनी ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नॉट ओनली पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट ऑल्सो द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब क्या? कल को लेजिस्लेचर हमारे यहाँ कौन है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, और डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स इन द कंट्री, दे कैन नॉट मेक एनी आर्बिट्रेरी लॉ। आर्बिट्रेरी लॉ मतलब हो सकता है कल को पार्लियामेंट एक लॉ बना दे कि आज के बाद से यूट्यूब पर कोई पॉलिटी नहीं पढ़ाएगा, बना सकती है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये लॉ रीजनेबल है? क्या ये लॉ फेयर है? क्या ये लॉ जस्ट है? नहीं। देन व्हाट द ऑप्शन वी हैव? वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। Dear Supreme Court, my right to livelihood is being snatched by the state. What Supreme Court will do? Supreme Court will warn the state. Dear state, don't dare to snatch the fundamental right from this individual. Long story short, so have you discussed? तो याद रखेंगे आप क्या? जो पांचवा मैंने सिग्निफिकेंस बताया कि they act as a limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws by the legislature। मतलब arbitrary laws by the legislature मतलब legislature मनमाने laws नहीं बना सकता है। अगर मनमाने laws legislatures बनाने लग जाएगा तो क्या होगा? तानाशाही आ जाएगी। tyranny of the executive होगी तो क्या होगा? आप कह सकते हो तानाशाही आ जाएगी। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट कहने का क्या मतलब है कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब क्या? गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय दीज फंडामेंटल राइट्स। तो आप याद रखोगे क्या
कि लिमिटेशंस ऑन द टिरेनी, फंडामेंटल राइट ऑल्सो एक्ट एज अ लिमिटेशंस ऑन द टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। टिरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, जो सरकार है वो टायरेंट नहीं हो जाएगी, तानाशाह नहीं हो जाएगी। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो एक्ट एज अ लिमिटेशंस ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। समझ में आ गया। और याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स एम टू एस्टैब्लिश व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। समझ में आ गया, क्लियर है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट? वी कैन क्लब द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट इन दीज 5 points. First, they are known as the Magna Carta of India, and yes sir, we know what is Magna Carta of India. Second, they are justiciable in nature. Yes sir, we know what are justiciable nature. What is the meaning of justiciable nature? Then they are subject to reasonable restrictions. मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जांपल्स देके बताया कि इसका क्या मतलब है। They are subject to reasonable restrictions. Next, they aim to promote the ideals of political democracy. They also act as a limitations on the tyranny of the executive as well as arbitrary laws of the लेजिस्लेचर। और आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट किसकी वजह से स्टैब्लिश हो पा रहा है? फंडामेंटल राइट्स की वजह से स्टैब्लिश हो पा रहा है। क्लियर। नाउ अब हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर देखोगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो देयर वर 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अभी प्रेजेंटली बात करोगे तो देयर आर 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट। वो 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है आपके पास राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 12 दिस 14 to 18. Next we have right to freedom. Right to freedom is from article 19 to 22. Then we have right against exploitation, article 23 and 24. Right to freedom of religion, article 25 to 28. Then we have cultural and educational right, article 29 and 30. Right to constitutional remedies, जिसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, वो कहाँ मेंशन्ड है? दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर द 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन दी where constitution, but in original constitution there was 7 set of fundamental right। कहोगे सर सातवां कौन था? वो था right to property which was mentioned under article 31 of the Indian constitution। लेकिन right to property को डिलीट कर दिया गया था by 44th constitutional amendment act of 1978 और इसको बना दिया गया है एक लीगल राइट। अब कहोगे सर लीगल राइट किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, लीगल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ राइट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, अगेन जो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। लेट मी रिकैप दिस फॉर यू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया राइट्स क्या होते हैं। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स कहां मेंशन्ड है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल, बिकॉज दे आर फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सिग्निफिकेंस के लिए मैंने 5 पॉइंट आपको बताया, याद रखना ये पांचों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, justiciable, reasonable restrictions, at the same time देखोगे ideals of political democracy, they also act as a limitations on the tyranny of the executive as well as the arbitrary laws of the legislature। फिर मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल थे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 and 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में मेंशन है। और इसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों कहा है, क्यों ये जरूरी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाले फर्दर वीडियोस में। क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड दिस। एक लास्ट पॉइंट फिर से याद रखना है कि इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन जो 7वां सेट ऑफ फंडामेंटल राइट था विच वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, एंड इट हैज बीन मेड अ लीगल राइट। अब ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा डिस्कशन जो आज हमने किया है। थैंक यू।